स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए आज का जो ये मॉक टेस्ट है ये बहुत ही स्पेशल है। इसमें हम 5 ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइक एज वन रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात होगी। नेक्स्ट एसडीजी रिपोर्ट 2025, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायत एसडीजी रिपोर्ट 2025 जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, प्लस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2025। साथ ही साथ कुछ और भी प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो टॉपिक हैं इनको हम डिस्कस करेंगे एक मॉक टेस्ट के रूप में। देखो फ्रेंड्स, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 जिसकी परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होनी है, तो इसके लिए अब तक आप लोगों के 16 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आज ये 17वां मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने है। प्लस आपका जो सिलेबस है ये भी कंप्लीट करवाया जा चुका है। और साथ ही साथ जो PYQs हैं यानी कि पिछले साल के 2021, 2022 मतलब अब तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, तो 8 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई हैं, सभी का हल प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। प्लस आपका जो सिलेबस है उसको भी यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया गया है। तो आप ये जो प्लेलिस्ट है अगर इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपका जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और बातें बीच बीच में होती रहेंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत वन स्थित रिपोर्ट यानी कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया। तो देखो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये हर 2 साल पर जारी की जाती है और इसे पहली बार 1987 में जारी किया गया था, 1987 में। ठीक है, तो इसका जो 2023 का संस्करण है ये 18वां संस्करण था और इसे जारी किया गया है ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और हमारे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन हैं, कितने लोग जानते हैं? ये हैं दोस्तों भूपेंद्र यादव। ठीक है, ध्यान दीजिए कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 का विमोचन हमारे जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया था और ये 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। तो 2023 का जो इंडेक्स है ये आपने देख लिया। अब 2025 का जारी होगा। इसे नियमतः 2026 में आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसके आने में थोड़ा सा विलम्ब हो। तो भारतीय वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है। यानी कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं उनका भी इसमें इस्तेमाल होता है, प्लस फील्ड आधारित जो सर्वे किया जाता है। दोनों को देखकर, दोनों को जोड़कर ही ये जो इंडेक्स है इसको जारी किया जाता है और भारत वन स्थित रिपोर्ट में ये चीज़ें जो है प्रकाशित की जाती हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की कौन सी मतलब कि ये 18वीं रिपोर्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका जो पहला एडिशन आया था 1987 में आया था। अब 2023 वाला जो है, हालांकि दोस्तों इसे जारी 2024 में किया गया था, तो ये इस सीरीज की 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर यूपीपीएससी इसे पूछ ही लेता है। तो याद रखिए दोस्तों कि भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण ये कितना है, तो ये है 25.17%। ठीक है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण कितने हैं, तो अगर आप इनको वर्ग किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। वनावरण क्या है, तो देखो दोस्तों वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ कर यह 25.17% है। अगर केवल आप वनावरण को देखेंगे तो ये केवल 21.76% है। प्लस जो वृक्षावरण है अगर उसको भी ऐड करेंगे आप, जो कि 3.41% है, तब ये जो आंकड़ा है ये 25.17% का बैठता है। ठीक है, तो वृक्ष आवरण कितना है, केवल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जबकि जो आपका वनावरण है ये 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का वन और वृक्ष आवरण सबसे अधिक है। ये देखिए यहाँ पर वन और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़कर पूछा जा रहा है। तो भारत के किस राज्य का वन और वृक्ष आवरण सर्वाधिक है, तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो विकल्प ए रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में है। क्रमशः जो 3 राज्य हैं जहाँ पर सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण है उसमें टॉप पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश,
तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितना है, तो ये क्षेत्रफल है 85,724 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो ये 67,083 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र में है 65,383 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव आवरण का क्षेत्रफल 2023 का जो मतलब 18वीं बार रिपोर्ट आई है उसमें पूछ रहे हैं कि मैंग्रोव आवरण कितना है। तो देखो दोस्तों, ये है 4,992 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को जोड़कर देखा जाएगा कि 19 ऐसे राज्य और यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर क्षेत्रफल में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। ठीक है, आप जानते हैं ना कि अगर कोई भी एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए जो वन का क्षेत्रफल होना चाहिए, वन प्लस वृक्ष आवरण दोनों को जोड़कर, वो एटलीस्ट 1/3 यानी कि 33.33% होना चाहिए। तो कहा यह जा रहा है कि 19 राज्य ऐसे हैं जिसमें राज्य और यूटी जोड़कर हैं, तो इसमें 33% या इससे अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वनावरण के अंतर्गत है। इनमें 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर है। तो ये ऐसे राज्य हैं, 8 राज्य, जहाँ पर वनावरण प्लस वृक्षावरण जोड़कर 75% से अधिक है। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव के बारे में कि भारत में मैंग्रोव आवरण कितना है। तो देखिए, मैंग्रोव आवरण जिनको आप कक्ष वनस्पति भी कहते हैं, तो ये है 4,992 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए, वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिलाकर देखा जाए तो इसके पहले जो 2021 का आंकड़ा आया था और अब 2023 का आया है, तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है 2021 से 2023 के बीच में। ठीक है, वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में कितना हुआ है, तो केवल 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण में ये 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन आवरण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 3। तो इनमें कौन सी श्रेणी है जो कि घने वनों को दर्शाता है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब यहाँ पर तो उत्तर देने जैसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है, VDF यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 70% या उससे अधिक के आवरण घनत्व वाले अत्यधिक सघन वन यानी कि VDF भारत की पारिस्थितिकी संपदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे प्राचीन वन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 3.04% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कार्बन स्टॉक के बारे में क्या जानकारी दी गई है। देखो दोस्तों, कार्बन स्टॉक क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कार्बन स्टॉक के बारे में क्या जानकारी दी गई है। कार्बन स्टॉक में कमी आई है, कार्बन स्टॉक में स्थिरता आई है, कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है, कार्बन स्टॉक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो सही जवाब विकल्प सी है, कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक का अर्थ क्या होता है? कार्बन स्टॉक का अर्थ किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि वन हो गया, मिट्टी हो गई या महासागर हो गया, तो किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय पर संचित या स्टोर्ड कार्बन की कुल मात्रा से है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को जाने से रोकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में घने वनों की श्रेणी यानी कि VDF में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो देखिए, VDF में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए, 3.04%। ठीक है ना। तो ISFR 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.04% भाग, यानी कि अगर आप इनको क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99,779 वर्ग किलोमीटर। अत्यधिक सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF के अंतर्गत आता है। ये वन जिनका कैनोपी घनत्व 70% से अधिक है, देश के कुल वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 मुख्य वन आवरण विवरण जो है वो उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो VDF ये 3.04% है, और जो MDF है यानी कि मध्यम सघन वन ये 9.33% है, प्लस जो खुले वन है ये 9.34% है। ठीक है, और जो कुल वनावरण है वो कितना है, 21.76%। इनको आप कन्वर्ट करेंगे क्षेत्रफल में, ये हो जाएगा आपका 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान दीजिए कि कुल वन और वृक्ष आवरण मिलकर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% यानी कि 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वृद्धि किस राज्य में हुई है, यानी कि वन और वृक्ष दोनों के आवरण को मिलाकर जो वृद्धि हुई है किस स्टेट में सबसे अधिक हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले जो शीर्ष 4 राज्य हैं, तो टॉप पर आएगा आपका छत्तीसगढ़, जहां पर 684 वर्ग किलोमीटर की, प्लस उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर की, उड़ीसा यहाँ पर भी 559 वर्ग किलोमीटर की, और राजस्थान में भी 354 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई वो छत्तीसगढ़ में होती है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ये समान स्थान पर हैं। राजस्थान जो है ये कह सकते हैं आपकी तीसरे स्थान पर है। वनावरण में सबसे अधिक जो वृद्धि है उसको दर्शाने वाले जो राज्य हैं, 3 राज्य इस प्रकार से हैं, यानी कि केवल यहाँ पर क्या बात हो रही है, केवल वनावरण के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर वृक्षावरण को छोड़ दिया गया है। तो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है कहाँ पर, मिजोरम में हुई है 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में होती है 180 वर्ग किलोमीटर, और उड़ीसा में हुई है 152 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के वन क्षेत्र में किसे सबसे अधिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तो भारत के वन क्षेत्र में सबसे अधिक चुनौती ये है कि दोस्तों जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, जो वनाग्नि होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो वन होते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों इसी के साथ आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये फैक्ट भी अक्सर पूछे जाते हैं कि देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार ये कितना है, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि 2021 की तुलना में 2023 में जो बांस क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो दोस्तों ये है आपका 7,285.5 मिलियन टन, ये अनुमानित है। पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में जो वृद्धि हुई है ये 81.5 मिलियन टन की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है SDG रिपोर्ट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। SDG रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के बारे में बात हो रही है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों क्या होता है कि वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों यानी कि जो SDG गोल्स हैं उनकी 2030 तक की समीक्षा, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। SDG रिपोर्ट 2025 वैश्विक प्रगति की समीक्षा करता है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों जो कि संख्या में कितने हैं, 17 हैं, इनको प्राप्त करने की दिशा में दुनिया कितनी आगे बढ़ी है। यह जो रिपोर्ट है दोस्तों इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है SDG रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत SDG लक्ष्य प्राप्त होने की राह पर हैं। यानी कि वर्तमान में जो डेवलपमेंट हो रहा है अगर उसको देखा जाए तो 2030 तक जो 17 हमारे गोल हैं उनको कितना प्रतिशत तक हम अचीव कर लेंगे। तो देखो दोस्तों बहुत कम, केवल 17% तक ही हम इसे अचीव कर पाएंगे। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 17% SDG लक्ष्य 2030 तक पूरा होने की दिशा में है, जो कि वैश्विक प्रगति में मंद गति को, बहुत ही धीमी गति है ये। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में जो संघर्ष चल रहे हैं, संरचनात्मक कमजोरियों और सीमित संसाधनों के कारण लगभग 35% लक्ष्यों पर प्रगति रुक गई है या फिर कहीं कहीं पर तो विपरीत दिशा में जा रही है। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट में कुल कितने संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को शामिल किया गया है। तो देखो दोस्तों ये जो SDG रिपोर्ट आई है इसमें कुल 167 देशों को शामिल किया गया है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
167 देश इसमें शामिल किए गए हैं। भारत ने एसडीजी इंडेक्स 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है? तो एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक दोस्तों 99 है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत ने एसडीजी सूचकांक 2025 में जो ये रैंक हासिल की है, तो ये पहली बार है कि वो शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है। ठीक है। और भारत का जो स्कोर है ये 67, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो स्कोर होता है 100 में दिया जाता है, तो भारत ने इसमें 67 अंक हासिल किए हैं। एसडीजी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कुल कितने एसडीजी लक्ष्य हैं? तो ये तो आप जानते ही हैं कि 17 होते हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप सर्च करेंगे एसडीजी गोल्स बाय स्टडी विज्ञान प्रकाश, वीडियो आपको मिल जाएगा। उसको एक बार आप देख लेंगे ना, आपको कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है। तो 2030 एजेंडा के तहत एसडीजी रिपोर्ट में कुल 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं, जो गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसडीजी रिपोर्ट 2025 में किस प्रमुख वैश्विक चुनौती का उल्लेख किया गया है? तो देखो दोस्तों, एसडीजी रिपोर्ट 2025 में जो सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है वो क्या है? एसडीजी प्रगति में ठहराव या पीछे जाना। तो विकल्प बी ए जो है एसडीजी रिपोर्ट 2025 जो आई है, ये सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती के रूप में सामने आई है। एसडीजी प्रगति में ठहराव या पीछे की ओर जाना। अगला क्वेश्चन है, एसडीजी रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये तो आप जानते ही हैं, यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जो एसडीजी इंडेक्स जारी होता है, इसे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसडीजी रिपोर्ट 2025 में वॉल्यूंटरी नेशनल रिव्यू यानी कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा की स्थिति क्या बताई गई है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया ये गया है कि 193 में से 190 देशों ने वीएनआर प्रक्रिया में भाग लिया है, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, वैश्विक प्रतिबद्धता मजबूत है, जिसमें 190 देशों ने वीएनआर प्रक्रिया में भाग लिया है, जो एसडीजी कार्यान्वयन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा के तहत संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 190 ने अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है। यह उच्च भागीदारी सतत विकास के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जबकि केवल अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार और हैती ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, एसडीजी रिपोर्ट 2025 बताता है कि वैश्विक एक्सट्रीम पॉवर्टी कहाँ तक सीमित है? तो देखो दोस्तों, बात हो रही है कि वैश्विक एक्सट्रीम पॉवर्टी ये कहाँ तक सीमित है, तो सही जवाब इसका क्या होगा? उप सहारा अफ्रीका तथा संघर्ष प्रभावित देशों में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर चरम गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये सब सहारा अफ्रीका और जहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं वो देश सबसे अधिक प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है, एसडीजी रिपोर्ट 2025 में एसडीजी इंडेक्स में सुधार के लिए कौन सा नया संकेतक जोड़ा गया है? तो देखिए, ये जो नया संकेतक दोस्तों ये है विकल्प सी, न्यूनतम आहार विविधता 6 से 23 महीनों के बच्चे। तो विकल्प सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। पंचायत एसडीजी इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है? तो देखो दोस्तों, जो पंचायत एसडीजी इंडेक्स है, इसे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है, ये आप याद रखेंगे। भारत में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो लगभग 2.5 लाख, और इन 2.5 लाख में से 2,16,000 जो पंचायतें हैं उनको इस गणना में शामिल किया गया है। आंकड़ों का जो आकलन है, यानी कि PAI पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और राज्य मंत्री कौन है? तो प्रोफेसर SP सिंह बघेल हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होता है? PAI का उद्देश्य दोस्तों होता है स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति समीक्षा। ठीक है। और बात करें यहाँ पर प्रदर्शन के बारे में, तो अचीवर श्रेणी में 90 या उससे अधिक अंक पाने वाली जो पंचायतें हैं उनको शामिल किया जाता है, लेकिन भारत की कोई भी पंचायत 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त नहीं की है तो अचीवर में कोई भी पंचायत नहीं है। अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर में जिनका स्कोर 75 से लेकर 90 के बीच में होता है, तो कुल मिला के 61.2% पंचायतें इसी श्रेणी में आती हैं, और इनमें सर्वाधिक जो पंचायतें हैं वो गुजरात स्टेट से हैं। परफॉर्मर की श्रेणी यानी कि जिनके अंक 60 से 75% के बीच में हैं, तो इसमें आती हैं 35% पंचायतें। ठीक है। आकांक्षी यानी कि जिनके नंबर 40 से 60 के बीच में हैं,
और विगनर यानी कि जिनके नंबर 40 से कम हैं, ठीक है ना। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी दर 55.1%। ये जो आंकड़ा है ये 2005-06 का है। तो कह रहे हैं कि 2019 से 21 के बीच में ये घटकर कितने प्रतिशत हो गई है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 जो जारी हुआ है तो उसके अनुसार भारत में जो बहुआयामी गरीबी दर है ये 55.1% से घटकर 2019-20-21 के दौरान कितनी हो गई है दोस्तों, तो ये हो गई है 16.4%, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसे आप कहते हैं MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें गरीबी दर 2005-06 के 55.1% से घटकर 2019-20-21 में 16.4% रह गई है। भारत ने 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 109 देशों में से भारत में अभी भी 16.4% आबादी बहुआयामी गरीबी का सामना कर रही है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 को कौन जारी करता है। तो देखो दोस्तों, इसे जारी करता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस OPHI। अब ये जो OPHI है मतलब इसका क्या होता है, तो देखो दोस्तों, O फॉर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो दो संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका साथ देती है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। वर्ष 2010 से आज तक प्रत्येक वर्ष ये जो आंकड़े हैं MPI के जारी हो रहे हैं, इसमें 3 आयाम और 10 संकेतक रखे गए हैं। जो 3 आयाम हैं इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल किया जाता है, ठीक है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कौन जारी करता है, तो देखो दोस्तों, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, सही जवाब इसका होगा नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। यह राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी के स्तर का आकलन करता है। नीति आयोग इस सूचकांक को बनाने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करता है। बिहार में ध्यान दीजिए, बिहार में 33.76% गरीबों के साथ बिहार जो है पहले स्थान पर है, यानी कि देश में सबसे अधिक गरीबी जो है वो अभी भी बिहार में है। दूसरे स्थान पर झारखंड है। झारखंड में गरीबी कितनी है, तो 28.81%। तीसरे स्थान पर मेघालय है, गरीबी 27.79% है। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 22.93% के साथ, और 5वें स्थान पर है मध्य प्रदेश 20.63% के साथ, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट यानी कि NFHS5 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि NFHS4 और NFHS5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। क्या ये कथन आपका सही है? जी हाँ दोस्तों, ये कथन सही है। भारत में केवल 5 राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो ये हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। यानी कि ये जो 5 स्टेट हैं यहाँ पर जो TFR है ये 2.1 से ऊपर है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो स्टेट हैं वहाँ पर 2.0 तक हो गया है, कहीं कहीं पर तो इससे भी नीचे है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन दोस्तों यहाँ पर सही हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि NFHS5 राष्ट्रीय रिपोर्ट, ये NFHS4 ये जो रिपोर्ट आई थी 2015-16 के लिए आई थी, तो इससे 2015-16 की जो रिपोर्ट है NFHS4, तो ये 2019 से 21 के लिए NFHS5 तक की प्रगति को सूचीबद्ध करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 के हिसाब से देख रहे हैं तो प्रति महिला कितना था, 3.7 बच्चे थे। अब इससे घटकर यह 2.1 बच्चे हो गया है, ठीक है। जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में कुल प्रजनन दर ये 92-93 में थी 2.7, अब घटकर हो गई है 1.6। कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट भी देखी गई। कम उम्र में ही विवाह की उच्चतम दर वाले जो राज्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कम उम्र में विवाह की जो उच्चतम दर है वो बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कम उम्र में सबसे अधिक विवाह किए जाते हैं।
और कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर, तो जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु हैं जहां पर कम उम्र में विवाह की सबसे न्यूनतम दर है। किशोर गर्भावस्था के बारे में बात करें दोस्तों, तो किशोर गर्भधारण की दर 7.9% से घटकर 6.8% हो गई है। मतलब थोड़ा सा तो इसमें सुधार जो है वो दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राजस्व और आधिकारिक रिकॉर्ड में नाला यानी कि ड्रेन की श्रेणी से हटाकर पुनः नदी का दर्जा देने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों ये नदी है सुआव नदी। सुआव नदी को अभी तक क्या था कि नाले के रूप में दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसे पुनः नदी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सुआव नदी दोस्तों कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगी आपको बलरामपुर जिले में, और यह राप्ती नदी की एक सहायक नदी है। लगभग 120 किलोमीटर के प्रवाह में राप्ती नदी में मिलने से पहले ये जो नदी है यह वेटलैंड्स, आर्द्रभूमियों, झीलों और तालाबों को जल प्रदान करते हुए बाढ़ नियंत्रण तथा भूजल पुनर्भरण में अहम योगदान देती है। राप्ती जो है दोस्तों ये स्वयं गंगा बेसिन का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी के विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के यामानासी प्रांत के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, यामानासी, ये जापान, विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यामानासी प्रांत जापान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर किस शहर में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनेगा बरेली में। विकल्प सी आपका करेक्ट है। दोस्तों बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवास योजना में निर्मित होने वाला ये जो टावर है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है, ये सिंगापुर के एक टावर गार्डन्स बाय द वे से प्रेरित होगा। अगला क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में किस प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में स्थित किस प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने 18वां स्थापना दिवस मनाया? तो सही जवाब है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने। विकल्प बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की पहली अत्याधुनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन किस शहर के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में स्थापित करने जा रही है? कल्याण सिंह कैंसर संस्थान दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ पर? लखनऊ में। तो लखनऊ में जो कल्याण सिंह कैंसर संस्थान है यहाँ पर अत्याधुनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है और इसका उत्तर दोस्तों आप लोगों ने मस्ट है, इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा, गूगल कर लीजिएगा, बल्कि अगर आपको पता ना हो। आप ये बताएंगे कि 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS के कॉरिडोर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया है? आपके ऑप्शन में है मेरठ, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद। और बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जाके आप लोग कमेंट करिए। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। प्लस ये जो प्लेलिस्ट है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसको ओपन करके आप पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।